नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, बात करेंगे आज ऐसे ही एक खास टॉपिक के बारे में, यानी एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जो सीटीटी एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है और कम से कम तो 2 क्वेश्चन आपके 100% निश्चित हैं इस टॉपिक से। और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा से हर एक सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीडीपी में केवल बता दूं तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका आएगा समावेशी शिक्षा से। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो से आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं 100%। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे मैं आपको पार्टिकुलर जो है एक टॉपिक पे एक दिन में आपको एक वीडियो मिल रही है, जिसके कम से कम 2 से 1 नंबर आपको 100% इस वीडियो से मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि किस तरीके से समावेशी शिक्षा से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से उनको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, यहाँ पर देखिए। तो पहले क्वेश्चन को देखिए क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है। क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछा गया है। इसको आप कई तरीके से हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, समावेशी शिक्षा का मतलब है सबका साथ सबका विकास, यानी चाहे वो बच्चा किसी भी जाति, धर्म, अपंग, दिव्यांग, किसी भी तरीके का हो, सब बच्चों को एक साथ लेकर एक छत के नीचे पढ़ाना है, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो जब भी बात होगी समावेशी शिक्षा की, यानी सबको एक साथ लेकर एक छत के नीचे पढ़ाना है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, किसी भी धर्म, जाति या विकलांग हों, इससे मतलब नहीं है। सबको एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे एक साथ पढ़ाना है, वही है समावेशी शिक्षा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। दिया हुआ है पहला, विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, पृथक्करण, नामीकरण या सहयोगपूर्ण अधिगम। अब सोचिए कि जब हम सबको एक साथ लेकर पढ़ाएंगे और ऊपर से आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड भी होता है, उसके माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पूछा है पालन नहीं करता है, यानी कि देखिए विभेदित निर्देश हो गया, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन बिल्कुल सही है, सहयोगपूर्ण अधिगम भी सही है। पर अगर हम बात करें पृथक्करण, नामीकरण, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं ना। अगर पृथक कर रहे हैं, पृथक करने का मतलब क्या होता है, अलग करना। और हम बात कर रहे हैं कि सबको एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाने के लिए, तो कौन सा गलत हो जाएगा। अब देखिए ये जो है उस चीज़ को गलत कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही बन जाएगा, क्योंकि पूछा है कि पालन नहीं करता है। क्लियर है, समझ में आ गई होगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। कूट वाले क्वेश्चन आपके अधिक बनते हैं, इस तरीके से भी देखिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन में आपकी ज़्यादा तैयारियां हो पाती हैं, क्योंकि 1 से 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 तरीके का आपको आइडिया मिल जाता है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि समावेशी शिक्षा में क्या क्या शामिल है। दिया है कि बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना, यानी जहाँ पर कोई बाधा नहीं हो उस तरीके का वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल बात सही है। दिया है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर पृथक करना। मैंने अभी कहा है कि पृथक करना मतलब अलग करना, एक निगेटिव वर्ड है और ये अलग हो जाएगा क्योंकि हमको सबको एक साथ लेकर चलना है, ये पॉइंट गलत होगा। बच्चों की पहचान कर उस तरह उनका जो है स्तरीकरण करना, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहचान करके उनको अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे तो भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर भी उनको अलग ही कर रहे हैं, ठीक है, उनको स्तर के हिसाब से, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि पाठ्यपुस्तकीय अनुभवों व शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन। लचीलापन देखिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, यानी ये अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला और चौथा ये जो है कि 2 जो है बिल्कुल सही हैं, समावेशी शिक्षा में शामिल हैं, बाकी दूसरा और तीसरा ऑप्शन शामिल नहीं है। तो देखिए पहला और चौथा किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें दिखा है कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं ये आपको बताना है। दिया है यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं। क्या यह सही होगा, आप बताइए अपने तरीके से। अभी मैंने आपको बताया है कि एक ही साथ सबको लेकर के पढ़ना है,
तो आप कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल ये बात सही है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें बहिष्करण, भेदभाव और भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि पहला और दूसरा एक ही चीज़ बोला गया है, इसमें थोड़ा बढ़ाकर बोला है, इसमें थोड़ा सा कम तरीके से बोला है, तो दूसरा पॉइंट भी सही है। उसके बाद दिया है कि इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर को सीखने के बाधक के रूप में देखा जाता है। क्या बाधक के रूप में देखा जाता है? बिल्कुल नहीं, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यानी पहला और दूसरा आपका जो है इसके समावेशी शिक्षा के बारे में इस क्वेश्चन में सही है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। पहला और दूसरा किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए जो है चीज़ें यूज़फुल हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर ये आप पूरा वीडियोज़ देख लेते हैं और आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनको अगर पूरा कर लेते हैं, तो कम से कम कितना भी नहीं तो आपका कम से कम 20 से 30 नंबर प्लस हो जाएगा, इतना मान करके चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है कि कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। क्वेश्चन बिल्कुल पॉजिटिव पूछा है। देखिए दिया हुआ है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति। प्रतिस्पर्धा मतलब दोनों लोगों में क्या कर देना है? कंपटीशन कर देना है। ये चीज़ गलत होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। सहयोगात्मक अधिगम यानी एक दूसरे का साथ देकर के पढ़ना, ये पॉइंट बिल्कुल सही है और समावेशी शिक्षा में यही बात की जाती है। मानकीकृत एक निगेटिव टैग वर्ड्स है और ये गलत भी होता है। वहीं पर दिया है सख्त मूल्यांकन प्रणाली, तो ये पॉइंट भी गलत होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि समावेशी कक्षा में जो बच्चों में सीखने के लिए सहायक होगा, तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया है एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये भी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा है। पहला ऑप्शन है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों के सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। क्या प्रतिबंधित रखा जाता है? अभी हमने कहा है कि सबको एक साथ मतलब लेकर के चलना है, और यहाँ पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो क्या यह सही है समावेशी कक्षा के बारे में? बिल्कुल नहीं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। क्या समावेशन से शिक्षा में बाधा रुकावट आएगी? बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट गलत है। दिया है कि समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। यानी विभिन्नता क्या, चाहे वो कोई भी पृष्ठभूमि के हों, सभी बच्चों को हम क्या करते हैं? एक ही विद्यालय में संबोधित करते हैं, एक साथ लेकर के चलते हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है समावेशी शिक्षा के बारे में। उसके बाद दिया है कि समावेशी केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है, क्योंकि समावेशन से केवल वही लाभान्वित होते हैं। क्या यह बात सही है? नहीं, पहला गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा भी, चौथा गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन के बारे में? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा। यहाँ पर देखिए बाधक होगा यानी निगेटिव पूछा गया है। सहयोगात्मक सही है, सहयोगात्मक अधिगम तो ये बाधक नहीं होता है, यह सहायक होता है। प्रवाह व सहानुभूति पर आधारित कक्षा संस्कृति, ये भी सहायक होगा। मानकीकृत निर्देश ये सहायक नहीं होगा, और उचित समायोजन ये सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? शिक्षा शास्त्र में विद्यार्थियों के सीखने में बाधक बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा जो है बाधक होगा, यानी कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए 7 क्वेश्चन है कि कथन ए और तर्क, यानी कि ये कथन है और उसका फिर कारण दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन अब आ रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो है इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कथन है कि समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है
जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, समावेशी शिक्षण में तो यही किया जाता है ना। उसके बाद कारण दिया है इसका कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। देखिए, केवल दिव्यांग बच्चों तक, केवल आप इतना ही पढ़ करके अगर टिक लगा देते हैं तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तक सीमित नहीं है, यही बोल देता सीमित है तो दिए कारण उसका गलत हो जाता, पर दिया है सीमित नहीं है तो बात तो ये भी सही हो गई। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग के लिए ही है, वो सबके लिए है। तो ये उसका कारण से ये सही हो जाता है, उसका रीजन भी। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, यानी कौन सा इसमें गलत है। दिया है लचीला समूहन, बिल्कुल सही है। उचित समायोजन, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद विभेदित निर्देश, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। और पृथककरण, नामीकरण, ये चीज़ गलत होता है, यानी इसी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है समावेशन में, क्योंकि जब हम अलग कर देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, और ये हम सही नहीं मानते हैं, और ये बढ़ावा नहीं दिया देता है किसको, समावेशन को। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है, दृष्टिबाधिता का मतलब वो देख नहीं सकते हैं, उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। अगर वो देख नहीं सकते हैं बच्चे, तो उनके लिए हम उनके समावेशन के लिए क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है कि छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का प्रयोग करेंगे। एक तो बच्चा देख नहीं सकता है, उस पर से आप अगर छोटे अक्षर वाले और चित्र किताबों का प्रयोग करेंगे तो क्या बच्चे को समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये गलत होगा। दिया है कि स्पार्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता है तो वो स्पर्श करके, छू करके बच्चों को सीखेगा, वो मतलब चीज़ों को सीखेगा, तो ये पॉइंट सही होगा। वहीं पर दिया है कि सहायक तकनीकी के प्रयोग पर प्रतिबंध, क्योंकि प्रतिबंध लगा देंगे जब सहायक तकनीकी पे तो कैसे सीखेगा बच्चा, नहीं सीख पाएगा। और ऑप्शन आपका डी दिया है कि शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग। एक तो बच्चा देख नहीं सकता है, ऊपर से आप संकेत वाली भाषा का यूज करेंगे तो बच्चे को क्या ही समझ में आएगा, तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा तो क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम दृष्टिबाधिता वाले बच्चे को उसके समावेशन के लिए हम स्पार्शिक सामग्री और उस ऐसे संसाधन का हम उपयोग कर सकते हैं जिनमें उभार हो, जिनको स्पर्श करके बच्चा आसानी से सीख सके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कथन क्या है कि समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। क्या ऐसा है? अभी हम इतने देर से पढ़ते आ रहे हैं, समावेशी शिक्षा में सबको एक साथ लेकर के चलना है, और यहाँ पर बोल दिया है कि केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, तो क्या यह पॉइंट सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब ये पॉइंट तो गलत हो गया। दूसरा रीजन क्या दिया हुआ है, पहला आपका गलत हो गया ये, ठीक है। उसके बाद दिया है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाता है। क्या केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरत को ही पोषित किया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट भी गलत है, यानी कि आपका दोनों पॉइंट गलत है। और ये ऑप्शन आपको किस में मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, कि ए और आर क्या है, दोनों असत्य हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या है कि श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के लिए समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। श्रवण बाधिता से मतलब है कि बच्चा अगर सुन नहीं सकता है तो उसके लिए हम किस तरीके से समावेशन का उपयोग कर सकते हैं, एक अध्यापिका किस तरीके से कर सकती है। तो दिया है कि उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए। ठीक है, तो क्या यह बात सही होगी कि उस वक्त बोलने से बचा जाए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए, क्योंकि वो सुन तो सकता नहीं है, तो वह कब समझ पाएगा, यानी कि जब अध्यापिका बोलेगी और बच्चा उसको देखेगा तो उसको होठ के हिलने से वो समझ पाएगा कि जो है अध्यापिका क्या बोल रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि हमें उस समय बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी हमारे तरफ न देख रहा हो, यानी जब देख रहा हो तभी हम बोलें, जब नहीं देख रहा है तो हम न बोलें, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये चीज़ मतलब अध्यापिका कर सकती है। उसके बाद दिया है कि सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित दिया है क्योंकि बच्चा सुन नहीं सकता है तो हम सांकेतिक भाषा का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हतोत्साहित दिया है तो ये पॉइंट तो गलत हो गया।
उसके बाद दिया है सहायक तकनीकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अगर हम सहायक इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, यानी ये पॉइंट भी गलत होगा क्योंकि बचना चाहिए दे दिया है। उसके बाद दिया है कि जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए, तो ये पॉइंट बहुत गलत है क्योंकि हमें जानकारी प्रक्रमण के लिए अधिक समय देना पड़ेगा क्योंकि बच्चा सुन नहीं सकता है तो उसमें समय लगेगा और हमें समय देना भी पड़ेगा। यानी तीनों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाते हैं, जो बी सी डी है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो पाता है, तो जो कि बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षा में समावेशन में बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है। यानी कि आपका पूछा है कि कौन सा गलत है। पहला है समता का सिद्धांत। समता का मतलब होता है सबको एक साथ समानता के साथ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बढ़ावा देगा शिक्षा में समावेशन में। दिया एक सहानुभूति की संस्कृति, ये भी बिल्कुल सही है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया, ये भी बात सही है कि यानी हम हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, तो ये बाधक नहीं होगा, ये सहायक होगा। पर दिया है अगम्य निर्माण। अगम्य निर्माण कर सकते हैं कैसे? अगम्य क्या मतलब क्या हो जाएगा कि जिसमें उसको कुछ समझ में नहीं आए इस तरीके का निर्माण करें, क्या होगा इसमें? क्या यह बढ़ावा देने के लिए है? बिल्कुल नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और पूछा है आपका कौन सा बाधक है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, अगम्य निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है। तो दिया है कि अधिगमकर्ता के विचारों को महत्व देना, यानी इसमें भी गलत ही पूछा है। ठीक है, दिया है कि अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है। अधिगमकर्ता के विचारों को महत्व देना, ये बात तो बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, ये भी जो है कि सही है। और कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, ये देखिए उसके खिलाफ जा रहा है। किसके खिलाफ? समावेशी शिक्षा के खिलाफ। विद्या के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना, ये बात सही है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं केवल कुछ अधिगमकर्ता से हम उम्मीद रखते हैं कि वो जो है अच्छा करेंगे। क्या ऐसा उम्मीद रखेंगे? बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा में हम सभी को पढ़ाएंगे, सभी को एक साथ लेकर चलेंगे और सभी से उम्मीदें रखेंगे, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा यहीं। यानी कि समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ कौन सा ऑप्शन जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जा रहा है और यही क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि गलत होगा। यही आपको दिया है, श्रवण बाधिता का मतलब बच्चा सुन नहीं सकता है, तो इसमें कौन सा उसके लिए गलत होगा। दिया है कि सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय जो है कि देंगे। उसके बाद दिया है घोषणाओं और चलचित्रों के शीर्षकों और कथानकों का इस्तेमाल करेंगे, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अगर बच्चा सुन नहीं सकता है तो हम उसको चलचित्र यानी कि दिखा सकते हैं। कक्षा में होठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ाना, बिल्कुल सही है, कक्षा में होठ पढ़ने की स्थिति को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से होगा क्या कि बच्चा जो है होठ को देखकर ही सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा सुन नहीं सकता है। यह शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब सुन नहीं सकता है तो आप व्याख्यान उपागम पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा, क्योंकि पूछा है कि बाधा उत्पन्न करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कि शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है कि, यानी समावेशन का क्या तात्पर्य है। दिया है कि छात्रों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है यानी चुन करके दिया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमको सबको देना है, सबको प्रवेश दिया जाता है, किसी को भी चुनना नहीं है, सबका साथ सबका विकास ध्यान देना है। दिया है कि छात्र जो है स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, ये पॉइंट भी गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ये देखिए समावेशन का बिल्कुल सही तात्पर्य है कि कोई भी विभिन्नता हो उनके अंदर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जाति, धर्म, विकलांग, किसी भी तरीके से उनके में विभिन्नताएं हों, पर सभी को एक साथ लेकर के एक छत के नीचे पढ़ाना ही क्या है? समावेशी शिक्षा है, समावेशन है। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा। वहीं पर दिया है कि विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा समावेशी शिक्षा के बारे में, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ध्यान दीजिएगा, दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म क्या है, ये आपको बताना है।
तो दिया है कि लेखन वैकल्य, बिना रेखाओं वाली कार्यपुस्तिकाओं का लेखन अनिवार्य देना। क्या यह सही होगा? बच्चा एक तो लिख नहीं सकता है, ऊपर से आप जो है बिना रेखा वाली दे देंगे कार्यपुस्तिका, तो यह सही है? गलत है, ये सही युग्मन नहीं है। उसके बाद दिया है पठन वैकल्य, यानी कि बड़े और छोटे अक्षरों को मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना। एक तो बच्चा पढ़ नहीं सकता है सही से, आप उसमें छोटे और बड़े का मिक्सिंग कर देंगे, बच्चा और भी नहीं समझ पाएगा, ये भी यानी कि ये भी सही नहीं है। उसके बाद दिया है गतिमान दिव्यज्ञता, यानी भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान, यानी कि उसको चलने में परेशानी है, बच्चा जो है अच्छे तरीके से चल नहीं पाता है, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाएगा, तो आप उनका जो कक्षा होगी उनको भूतल पर कर कक्षाओं का प्रावधान करेंगे। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सकते हैं, उनको चलने में परेशानी है। तो अगर हम भूतल पे करेंगे यानी हम ग्राउंड फ्लोर पे अगर कक्षाओं का यानी क्लास का निर्माण करते हैं तो बच्चे जो है आसानी से आ सकते हैं, तो ये जो है कि सही युग्म बन जाएगा। उसके बाद दिया है दृश्य बाधिता, यानी वो देख नहीं सकता है, तो संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना, यानी जब वो देख ही नहीं पाएगा तो हम संचार के लिए सांकेतिक भाषा का यूज क्यों करेंगे? संकेत जब देख नहीं पाएगा तो सांकेतिक भाषा को समझ नहीं पाएगा, यानी ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन का वो क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है, क्योंकि यही एक सही युग्म बन रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक शिक्षक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए। दिया है कि विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना, ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी ये तो करना चाहिए। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, ये पॉइंट भी शिक्षक को करना चाहिए। दिया है शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। और विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं भेज करनी चाहिए, ये सब करना चाहिए। शिक्षक को क्या करने से बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, इससे बचना चाहिए। किसके लिए? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल होने के लिए, उसके सफल समावेशन हेतु दे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए अगर बच्चा सुन नहीं सकता है तब। दिया है कि उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा नहीं देख पाए। ये तो पहले ही क्वेश्चन किए हैं, पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये दूसरी बार का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है कि रिपीट हुआ है, क्योंकि मैंने दो जो है अलग अलग सत्र के एग्जाम पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया और देखिए दोबारा से क्वेश्चन आया है, यानी इसका मतलब कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है और सेम बिल्कुल हुआ है दोस्तों। बाकी सभी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, यानी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है कि इसी से मिलेंगी। अगर ये समावेशी शिक्षा आप इन जो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन थे इनसे आप समझ गए होंगे, तो आप आने वाले और भी क्वेश्चन भले ही समावेशी शिक्षा के हों, थोड़ा सा इधर दोनों पर आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव पूछा गया है। दिया है कि कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। छात्रों को शारीरिक दंड, ये जो है कि नहीं है, शारीरिक दंड वैसे भी निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिगम, देखिए ये भी गलत होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिगम। विविधता का सम्मान, यानी विविधता का सम्मान, यानी कि जो भी उनके अंतर्गत विभिन्नताएं हैं उनका क्या करना है, सम्मान करना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है। और मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग में से निम्नलिखित में से किससे समावेशन में मदद मिलेगी। देखिए संचार के लिए बात कर रहा है बहुमाध्यम के उपयोग से, तो बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र बिल्कुल जो है इनका जो है उपयोग करेंगे, प्रतिभाशाली छात्र इनको भी उपयोग में लेंगे, स्वलीनता वाले छात्र इनको भी लेंगे, और पठन वैकल्य वाले छात्र ये भी लेंगे, क्योंकि समावेशन में हमको मदद लेना है। तो इन चाहे वो किसी भी तरीके के हों बच्चे, हमको सबको एक साथ लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास एक छत के नीचे, चाहे वो बौद्धिक चुनौती वाले छात्र हों, चाहे वो प्रतिभाशाली वाले छात्र हों, चाहे स्वलीनता वाले छात्र हों, या फिर पठन वैकल्य यानी कि पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो, या विकलांगता वाले छात्र हों, सभी को हमको एक साथ लेकर के चलना है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 2 3 4 चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बन जाएगा,
ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों। तो ये थे कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो समावेशी शिक्षा से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समावेशी शिक्षा से आने वाले किसी भी क्वेश्चंस में आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए होगा महत्वपूर्ण। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।